बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 एमर एंड कंपनी वाला डिस्कस किया था, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पास पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पास पेपर में एक खैर अब तो ये नहीं आती, कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन आई थी 1.5 1.5 नंबर की, अब तो 5 नंबर की सिर्फ थ्योरी आएगी, ठीक है जी। इसको देख लीजिएगा, एक नज़र मार लीजिएगा। अच्छा जी, मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आर्ट 14 में 11 नंबर का आया था और यहाँ पे भी जनरल एंट्री दी थी, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क, ये आपने खुद करना है। इससे रिलेटेड मैं इससे एडवांस क्वेश्चन करवाता हूँ। जब मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर ये वाला क्वेश्चन उसके आगे कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था स्प्रिंग 18 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 RIL, ठीक है, RI लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है स्प्रिंग 18, ये कह लें कि ये ऑटम 14 का एडवांस फॉर्म है, ठीक है। तो स्प्रिंग 18 वाला मैं करवा देता हूँ, तो फिर आराम से पिछला वाला क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। RIL इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीन। RIL क्या करता है, स्पेयर पार्ट बनाता है इंडस्ट्रीज के लिए। RIL रिसीव बल्क ऑर्डर आया फ्रॉम इट्स कस्टमर एंड फॉलो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो करने को कहा, ठीक है। फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू 2 ऑफ द जॉब्स, भाई कितनी जॉब्स है हमारे पास, 2 जॉब्स हैं, विच वॉज स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ फेब, ये फेब का डेटा है, 2 जॉब हैं F01 और F02, ठीक है जी। साइज ऑफ जॉब ऑर्डर, F01 में हमने 5400 यूनिट बनाने हैं और F02 में हमने 3600 यूनिट बनाने हैं। लेबर ओवर यूज्ड, जॉब F01 में 27,500, जबकि जॉब F02 में 21,600, और 1 घंटे की लेबर 360 और F02 में 400 रेट पर ओवर ले रही लेबर, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब रिक्वायर्ड 24 kg ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, जब भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आएगा ना, इसका मतलब आपने कॉस्टिंग करनी है, और कॉस्टिंग में आपको मैंने फिर बताया हुआ है मटेरियल, लेबर और एफर्ट, भाई ये 3 चीज़ें ढूंढनी है। ये 3 चीज़ें ढूंढेंगे तो यूनिट फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी चीज़ें बन जाएंगी। जब फिनिश गुड में चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी तो फिर आप कस्टमर को डिस्पैच कर देंगे, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो ये सारी जनरल एंट्रीज करनी है अपने, मटेरियल की, लेबर की, एफओएस में अगर अप्लाइड आ गया और एक्चुअल आ गया तो फिर अंडर ओवर भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद सेल की एंट्री आ जाएगी, ठीक है। जब सेल करेंगे तो आपको होता है वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में ट्रांसफर करते हैं, और जब सेल हो गए तो फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है जी। और अगर सेल अमाउंट गिवन की तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री भी आ जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास मटीरियल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पॉइंट 2 में इन्वेंट्री S40 एट बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज 2940। अच्छा, ये इन्वेंट्री दे दी, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गई। वेजेस वर पेड, 28 फेब को वेजेस वर पेड। इनकम टैक्स आ गया, आज वेजेस में इनकम टैक्स आ गया, ठीक है जी। फिर इनकम टैक्स देखेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर मटेरियल की इन्फॉर्मेशन पॉइंट 2 में आ गई, और इन्वेंट्री से रिलेटेड ये मटेरियल वाली ही एंट्री चलेगी, और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लेबर की एंट्री आ गई। पॉइंट नंबर 5 में जॉब F01 प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, हाउ जॉब F2 वाज कंप्लीटेड। अच्छा जी, F01 कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि वो इन प्रोसेस में था F01, तो अगर F01 इन प्रोसेस में है तो फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है जी। और F02 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, और फिनिश गुड में ट्रांसफ़र हो गया ड्यूरिंग द डिलीवरी टू द कस्टमर। F02 जो कंप्लीट हुआ वो कस्टमर को डिलीवर हो गया, 500 यूनिट डैमेज हो गए और उनकी NRV 50% ऑफ द कॉस्ट रह गई। टोटल लेबर आवर यूटिलाइज ड्यूरिंग द मंथ पर, ये टोटल लेबर आवर इतने इस्तेमाल हुए पूरे महीने में 1 लाख। फैक्ट्री ओवर अप्लाइड आ गया, इसका मतलब अंडर ओवर की कहानी आने वाली है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ गया 120 पर डायरेक्ट लेबर आवर, अंडर ओवर अप्लाइड आ गया, और चार्ज करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में। याद है एमर वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कि अंडर ओवर को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दो, आज कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर दो। इससे मतलब क्वेश्चन साइलेंट होता, कॉस्ट ऑफ सेल में भी चार्ज कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अंडर ओवर आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी, एमर वाले क्वेश्चन में। अच्छा जी, टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया, इसका मतलब है 11 मिलियन एक्चुअल था और उसमें से 40% जो है वो फिक्स है। इसका मतलब अंडर ओवर के लिए हमें फिक्स ओवरहेड चाहिए था एक्चुअल, तो इसमें से 40% हमारा फिक्स का होगा, बाकी वेरिएबल होगा। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्री क्या है, वो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जब भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का बच्चों सवाल आएगा ना, एक बात याद रखना,
हमें सारी कॉस्टिंग करनी है मटेरियल, लेबर, एफओएच की। तो ये आपकी मर्जी है कि पहले आप मटेरियल की कर लो, फिर लेबर की कर लो, फिर अप्लाइड एफओएच, फिर एक्चुअल एफओएच, फिर दोनों को कंपेयर करके हैंड ओवर निकालो और फिर फिनिश गुड की एंट्री कर लो। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि पहले मटेरियल, लेबर, एफओएच की एंट्री कर लो। दूसरा तरीका ये है, जैसे जैसे डाटा अवेलेबल है उस डाटा को पढ़ते जाओ और बस एंट्रीज करते जाओ, जो एंट्री आ रही कर लो, जो एंट्री आ रही वो कर लो। इस तरह भी दोनों तरीके से हैं। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं क्वेश्चन करने में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मटेरियल वाली एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मटेरियल में आ जाए, जो जॉब FO1 है ना, साइज ऑफ जॉब ऑर्डर, जॉब FO1 के कितने यूनिट्स बनाने हैं, 5400 यूनिट्स बनाने हैं, और जॉब FO2 के हमने 3600 यूनिट बनाने हैं। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब FO1 और FO2 का जो एक यूनिट बनता है, वो एक यूनिट बनाने के लिए 24 kg रॉ मटेरियल चाहिए। और वो रॉ मटेरियल का नाम क्या है, S40। S40 एक रॉ मटेरियल चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए 24 kg। और परचेज प्राइस ऑफ S40 वॉज ₹30 पर kg। और ये जो रॉ मटेरियल आता है ये 1 किलो 30 रुपये का आता है। ठीक है नी, तो यहां से हमारे पास दोनों रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि 5400 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल S40 लगेगा। ये है मटेरियल इशूड, जो कि वर्क इन प्रोसेस को इशू होगा फॉर दी प्रोडक्शन पर्पसेस। ठीक है, ऑब्वियस बात है। पॉइंट नंबर 2 में उसने हमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे दी, तो यहां से हमारे पास आराम से मटेरियल परचेज भी निकल सकता है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करेंगे एंट्री फ्रॉम मटेरियल परचेज्ड और फिर मटेरियल इशूड। ठीक है जी, क्वेश्चन का नाम है हमारे पास RI लिमिटेड और अटेम्प्ट है हमारे पास स्प्रिंग 2018 और क्वेश्चन है हमारे पास 4। और सबसे पहले हमने एंट्री करनी है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का नाम S40 जो है वो रॉ मटेरियल हमने परचेज करना है। ठीक है जी, अब रॉ मटेरियल की एंट्री क्या होती है, रॉ मटेरियल डेबिट और कैश पेबल क्रेडिट। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट हो गई और कैश या क्रेडिटर या अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हमारे पास एंट्री आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब मसला ये है, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और यहाँ पे हमें देखना है कि मटेरियल परचेज कितना, मटेरियल परचेज। तो मटेरियल परचेज के लिए हम एक इक्वेशन बनाते होते हैं मटेरियल परचेज कैलकुलेट करने के लिए। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड माइनस कर दूं उसमें से अगर क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो ये आ जाता है रॉ मटेरियल इशूड। रॉ मटेरियल इशूड किसको, रॉ मटेरियल इशू वर्क इन प्रोसेस के इशू की। ठीक है जी, ये हमारे पास एक एंट्री होती है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे हम, और यहां से ये रॉ मटेरियल परचेज हमारे पास आ जाएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है, ओपनिंग रॉ मटेरियल 2940,000 2940,000 ये रॉ मटेरियल परचेज तो फाइंड करना है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है मेरे पास 1740,000 1740,000 ये दोनों आ गए। अब मुझे ये चाहिए रॉ मटेरियल परचेज चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज्ड चाहिए। अब रॉ मटेरियल परचेज तो तब फाइंड होगा जब मुझे ये रॉ मटेरियल इशूड कहीं से मिल जाए। अब रॉ मटेरियल इशूड चाहिए तो ठीक है, अगली एंट्री कर लेते हैं यहां से। सेकंड एंट्री हमारी यही थी, ये रॉ मटेरियल इशूड। मटेरियल इशूड
और आपको पता मटेरियल किसको इशूड होता है, वर्क इन प्रोसेस को इशूड होता है, मटेरियल इशूड टू वर्क इन प्रोसेस। और वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास दो जॉब्स हैं, तो वर्क इन प्रोसेस F01 होगा और वर्क इन प्रोसेस F02 होगा। ठीक है, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा। अच्छा जी, उसके लिए आ जाए, F01 में कितने यूनिट्स बनाने थे, 54। एक यूनिट के लिए कितना मटेरियल लगना है, 24 kg, और 1 kg कितने का मिलता है, 30 रुपये का। ठीक है, तो 5400 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, तो हम कर देंगे 5400 यूनिट्स, एक यूनिट्स में 24 kg मटीरियल लगता है, जबकि 1 kg हमारे पास 30 रुपये का। और F02 में क्या था, 3600 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मटेरियल इशू जो वर्क इन प्रोसेस को हुआ। तो आंसर आ जाएगा 3,888,000 और सेकंड आ जाएगा 2592,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो रॉ मटेरियल क्रेडिट कितने से हुआ, 6480,000। ये जो 6480,000 ना, ये है मटेरियल इशूड। तो देखिए ये मटेरियल इशूड हमें मिल गया और यहाँ पे हम ये लिख देंगे। ठीक है जी, तो हमने लिख दिया मटेरियल इशूड 6480,000, यहाँ से हमने लिख दिया। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल परचेज मेरे पास बैलेंसिंग आ गया, तो रॉ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, प्लस इधर के माइनस हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल परचेज हमारे पास आ जाएगा 5280,000। ये 5280,000 ये मेरा आ गया रॉ मटेरियल परचेज। और देखिए यहाँ से आज हमें मटेरियल परचेज की इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा, तो हमने कर दिया 5280,000 रॉ मटेरियल परचेज डेबिट, कैश पेबल क्रेडिट। तो ये हमने यहाँ से एंट्री कर ली इसकी। ठीक है जी बच्चों, अच्छा जी, तो ये हमारे पास मटेरियल की एंट्री हो गई। अब मटेरियल के बाद बारी आती है लेबर की, और लेबर की हमें पता 3 एंट्रीज होती हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, चार्जिंग ऑफ पेरोल और पेमेंट टू लेबर। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम पेमेंट कर लेते हैं। 2 एंट्रीज हो गई हैं, थर्ड वाली एंट्री करते हैं। थर्ड वाली एंट्री पर आ जाए। अब लेबर पे देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास लेबर की एंट्रीज अवेलेबल हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसका मतलब हमारे पास पॉइंट नंबर 4 लेबर आ रहा है, वेजेस वर पेड, इसका मतलब तनख्वाह दी गई थी, ये तो पेमेंट ऑफ लेबर है। इनकम टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम द वेजेस अमाउंटेड टू 5 लाख, 5 लाख इनकम टैक्स कट गया लेबर की वजह से, विच वुड बी डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ईयर इन द फॉलोइंग मंथ। ठीक है जी, और जो टैक्स हम पे करेंगे वो फॉलोइंग मंथ में करेंगे। इसका मतलब फॉलोइंग मंथ का मतलब हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे। जो टैक्स है ये हम फेब में नहीं बल्कि मार्च में पे करेंगे, तो ये हमारा पेबल जो है वो पेबल ही रहेगा, टैक्स पेड फेब के महीने में नहीं होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, इसका मतलब हमारे पास इनकम टैक्स भी आ गया, तो हमारे पास लेबर की तीनों एंट्रीज जिंदा हो गई। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस भी कह लो, पेरोल कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन एचआर की दुनिया में वेजेस को पेरोल कहते हैं, तो वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। पेरोल का मतलब वेजेस होता है, तनख्वाह ही होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल में सबसे पहले हम देखना कि तनख्वाह टोटल कितनी दी जाएगी एम्प्लॉय को।
तो उसकी एंट्री हमारे पास ये होती है वेजेस कंट्रोल अकाउंट, या आप वेजेस की जगह पेरोल कंट्रोल अकाउंट भी ले सकते हैं आप। पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स भी है मेरे पास, विद होल्डिंग टैक्स पेबल क्रेडिट हो जाता है, और बैलेंसिंग अमाउंट जो बचती है वो पेबल टू लेबर या पेबल टू एम्प्लॉय जो है वो हमारे पास क्रेडिट अमाउंट बच जाती है। अब हमारे पास वेजेस कंट्रोल कितना है, टोटल वेजेस कितनी डिसाइड हुई। पॉइंट नंबर 4 में टोटल वेजेस कितने नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि टैक्स इतना कटेगा। इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल में वेजेस कितनी डिसाइड हुई हैं, ये रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल में हम अभी नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो यहाँ से कि जॉब F01 में लेबर आवर कितने इस्तेमाल हुए, 27,500, और 1 घंटे के इतने जॉब में पैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है वर्क इन प्रोसेस वाली इंफॉर्मेशन लेबर की हमें मिल रही है। कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, वर्क इन प्रोसेस वाली। और लेबर वर्क इन प्रोसेस में क्या होता है, चार्जिंग ऑफ पेरोल। चार्जिंग ऑफ पेरोल मीन जो लेबर हमारी प्रोसेस में काम कर रही है वो कितनी तनख्वाह ले रही है, कितने पैसे ले रही है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल में कितनी अमाउंट है ये नहीं पता। विद होल्डिंग टैक्स पेबल पता है 5 लाख। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख देता हूँ मैं, 5 लाख, कुछ ना कुछ तो नंबर मिले, तो ये भी नहीं है और हमारे पास फिलहाल ये भी नहीं है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल में इससे आगे डाटा अवेलेबल नहीं है, सो वी कांट प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होती है रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल के बाद चार्जिंग ऑफ पे रोल एंट्री होती है हमारे पास। तो इस वाले सवाल में फुल फ्लैश सवाल है, इसमें लेबर की तीनों एंट्रीज अवेलेबल हैं। तो चार्जिंग नहीं, चार्जिंग ऑफ पे रोल, चार्जिंग ऑफ पे रोल। अच्छा जी, पे रोल की चार्जिंग पर आ जाए। पे रोल चार्जिंग का मतलब होता है ये जो वेजेस मिलनी है ना, ये जो वेजेस मिलनी है, ये वाली जो वेजेस है, ठीक है, ये किन किन प्रोसेस को एलोकेट होंगी। तो प्रोसेस 1 F01 है और वर्क इन प्रोसेस F02 है, और ये वेजेस कंट्रोल डेबिट होगा और ये वेजेस कंट्रोल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वेजेस कंट्रोल ये क्रेडिट, इसका मतलब ये वाली जो वेजेस हैं, ये वाली वेजेस आएंगी इधर, और ये तनख्वाह वर्क इन प्रोसेस F01 और F02 को एलोकेट हो जाएंगे। तो अब ये वाली जो है इनका डाटा अवेलेबल है, तो F01 को कितने पैसे एलोकेट होने हैं, F02 को, ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, वो हम लिख लेते हैं। अब वो कितने हैं, सिंपल इज दैट, 27,500 घंटे काम किए और 1 घंटे के 360 रुपये मिले। तो 27,500 मल्टीप्लाई कर दूंगा 360, तो क्या कर दूंगा 27,500 मल्टीप्लाई कर दूंगा 360 से, तो कितने पैसे बन जाएंगे, पैसे बन जाएंगे 99 लाख, तो बन जाएंगे 99 लाख बन जाएंगे। और F02 को कितने पैसे एलोकेट हुए, 21,600 इंटू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 21,600 इंटू 400, तो आंसर बन जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा 8640,000। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट आ गया, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितना है हमारे पास, 18540,000, ये वेजेस कंट्रोल। ये जो वेजेस कंट्रोल ये है ना, ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18540,000, ये यहाँ पर आ गया। तो देखें, इसमें से 5 लाख माइनस किया, तो ये इम्प्लॉय टू पेबल जो है, ये इम्प्लॉय टू पेबल जो है, ये मेरे पास एज एन बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी। और बैलेंसिंग वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास, 18040,000, ये मेरे पास बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 एंट्री हो गई, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल भी हो गया और चार्जिंग ऑफ पेरोल भी हो गया। अब लास्ट एंट्री रहेगी लेबर से रिलेटेड, पेमेंट
पेमेंट टू वर्कर यानी कि पेमेंट ऑफ पेरोल, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ पेरोल लिख लें या जो भी पेरोल सेट हुई थी अब उसको पे करने लगे, पेमेंट ऑफ पेरोल लिख लें या पेमेंट टू वर्कर लिख लें, पेमेंट ऑफ पेरोल लिख लें। वो जो पेरोल हमने डिसाइड की थी अब उसकी पेमेंट की बारी आ गई। अच्छा, जब पेमेंट की बारी आ गई तो ठीक है, इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कैश कम हो जाएगा और पेबल टू एम्प्लॉय जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो पेबल टू एम्प्लॉय डेबिट, और अगर ये विद होल्डिंग टैक्स हम अपने ही महीने में पे कर देते तो ये भी क्रेडिट हुआ था, तो विद होल्डिंग टैक्स को भी पेमेंट में यहाँ पे मैं डेबिट कर देता अगर एग्जामिनर ये वर्ड ना लिखता कि टैक्स तो हम अगले महीने पे करेंगे, ठीक है। तो टैक्स अगले महीने पे होगा तो ये पेबल ही रहेगा, ये पेड में नहीं आएगा। तो पेबल टू एम्प्लॉय डेबिट हो गया और कैश या बैंक हमने क्रेडिट कर दिया और पेबल कितना था ये वाला 18040, तो 1804000 और यहाँ पे भी 1804000। तो ये हमारे पास लेबर की एंट्रीज जो हैं वो फुल फ्लेज हो गई और यहाँ पे हम लिख देंगे विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है, पेबल स्लैश लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेशक बता दीजिएगा विद होल्डिंग टैक्स पेबल टू नेक्स्ट मंथ, विद होल्डिंग टैक्स पेबल टू नेक्स्ट मंथ, ताकि एग्जामिनर को फुल फ्लेज क्लियरेंस हो जाए कि यहाँ पे ये क्यों नहीं आया, ठीक है जी। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और आपको पता है नेक्स्ट एंट्री कौन सी आएगी, मटेरियल के बाद लेबर के बाद आपको पता है एफओएच की एंट्री आएगी और एफओएच में पहले आएगा शहजादा अप्लाइड एफओएच, फिर आएगा एक्चुअल एफओएच, दोनों का मुकाबला करवाकर आ जाएगा अंडर ओवर अप्लाइड। तो हमारे पास एंट्री नंबर आ गई 5 के बाद 6, एंट्री नंबर 6 आ गई, दैट इज द अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड एफओएच, ठीक है जी। अप्लाइड एफर्ट की हमारे पास एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस FO1, वर्क इन प्रोसेस FO2 और FOH कंट्रोल क्रेडिट हो जाता है, ठीक है जी। FOH कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, अब अप्लाइड FOH के लिए वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, यहाँ पर आ जाएं। अप्लाइड FOH वाली कहाँ बात लिखी हुई है, ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 120 पर डायरेक्ट लेबर आवर, यानी कि ये लेबर आवर ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये रेट इनके ऊपर लग जाएगा 120, इसके ऊपर भी लग जाएगा और ये वाला FO02 120 इसके ऊपर भी लग जाएगा, तो हमारे पास अप्लाइड FOH आ जाएगा। तो FO1 में हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर थे 27500 और 1 घंटे के पैसे अप्लाइड ओवरहेड के लिए 120 थे और FO2 में हमारे पास था 21600 इंटू 120। डन बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 लाख F01 के लिए और 2592,000 ये आ जाएगा FO2 के लिए। दोनों को ऐड करेंगे तो FH कंट्रोल में आ जाएगा 5892,000। ये हमारे पास बच्चों अप्लाइड FOH आ गया। डन। अब रह गया एक्चुअल FH, और आपको पता है एक्चुअल FH नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, एक्चुअल FOH आ जाएगा। अच्छा जी, एक्चुअल FOH हकीकत में हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्चुअल FOH की हम एंट्री देख लेते हैं। अच्छा जी, एक्चुअल FOH को क्वेश्चन में देखते हैं। एक्चुअल FOH कितना है, ये वाला, ठीक है। एक्चुअल FOH है हमारे पास 11 मिलियन एक्चुअल FOH है। तो एक्चुअल FOH की हमारे पास एंट्री आ गई, एक्चुअल FOH एंट्री आ गई FOH कंट्रोल डेबिट और कैश क्रेडिट 11 मिलियन। अब यहाँ पे अंडर और ओवर अप्लाइड की एंट्री आ जाएगी, और लेकिन यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट है अंडर और ओवर अप्लाइड की कैलकुलेशन के लिए।
तो यहाँ पे देखते हैं अंडर अप्लाइड आता है या ओवर अप्लाइड हमारे पास आएगा, अंडर आएगा या ओवर अप्लाइड आएगा। ठीक है जी, चेक करते हैं जरा। अच्छा जी, अब यहाँ से जब हम अंडर और ओवर अप्लाइड निकालेंगे ना, समटाइम्स स्टूडेंट्स की आदत ये बनी होगी, वो फ़ौरन से जज्बाती हो जाएंगे। अच्छा भाई अप्लाइड एफओएच ये आ गया और एक्चुअल एफओएच ये आ गया, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और अंडर और ओवर हम क्या कर देंगे, इजीली फाइंड कर लेंगे। यानी कि वो ये सोचेंगे कि यार एक्चुअल में जो हमने सोचा खर्चा वो आया था 5.8 मिलियन का, 5.8 मिलियन का हमने एक्सपेंस सोचा था और एक्चुअल में एक्सपेंस 11 मिलियन का आ गया। अब यहाँ से ना थोड़ा सा आपने क्रिटिकली सोचना है कि यार ये रियलिस्टिक नहीं है। मैंने 5.9 मिलियन का खर्चा सोचा और हकीकत में 11 मिलियन का खर्चा आ गया, ये तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। यानी कि सीधा 5.1 मिलियन का अंडर अप्लाइड, अंडर एब्जॉर्ब्ड आ रहा है खर्चा। ठीक है, क्या मैंने इतने ही गलत ये कैलकुलेशन कर दी, इतना ही गलत अंदाजा लगा दिया? तो यहाँ से थोड़ा सोचना है कि याद रखिएगा अप्लाइड एफओएच में और एक्चुअल एफओएच में कम से कम बहुत कम डिफरेंस होता है। 1 मिलियन का हो गया, आधे मिलियन का फर्क हो जाएगा, लाखों में फर्क हो जाएगा। ये नहीं कि सीधा सीधा 5.1 मिलियन का डिफरेंस आ गया, 50 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से रुक के सोचना है कि एक्चुअल तो सही होगा, हो सकता है कि मुझे ये वाला अप्लाइड ना यूज करना हो अंडर ओवर के लिए। अब उसके लिए हमें कुछ लफ्ज मिलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि 5.9 मिलियन वाला, इसको राउंड ऑफ किया मैंने, 5.9 मिलियन वाला अप्लाइड एफओएच ये हमारे काम का नहीं है। हमें एक नया वाला अप्लाइड एफओएच फाइंड करना पड़ेगा इस अंडर ओवर के लिए। आप कहें सर अब हमें ये कैसे पता चलेगा? पहला तरीका आपको बता दिया कि अप्लाइड में और एक्चुअल में इतना डिफरेंस नहीं आता। 5.9 11 ये 5.1 मिलियन का, 5.1 मिलियन का अंडर अप्लाइड आ रहा है, तो इतना डिफरेंस नहीं हुआ करता एस्टिमेशन में। ठीक है जी। अच्छा, अब करें क्या सर, हमें कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पर ये लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी और सम टाइम एग्जामिनर में अगर एग्जाम में जाकर ये पॉइंट गलत भी हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस एक पॉइंट को ढूंढने के लिए टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, तो इग्नोर मारें, नहीं समझ आ रही कोई मसला नहीं है। इसका डिफरेंस लेके अंडर ओवर लिख लें, अंडर ओवर की जो एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के तो नंबर मिलेंगे ना, बेशक अमाउंट गलत क्यों लिख रहे, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब मसला ये आया अंडर और ओवर। ये जो अंडर और ओवर मैंने 5.892,000 लिखा, ये तो सिर्फ इन दो जॉब्स का लिखा है। और अगर इन दो जॉब्स में चेक करूं कि कितने घंटे इस्तेमाल हुए, तो 27,500 इधर इस्तेमाल हुए, 21,600 इधर इस्तेमाल हुए, तो दोनों जॉब में टोटल ओवर 27,500 प्लस 21,600 टोटल ओवर इस्तेमाल हुए। लेबर ओवर जो इस्तेमाल हुए टोटल मेरे वो हुए हैं 49,100। इसका मतलब ये जो 58 ओवरहेड है ना, ये तो 49,100 आवर के ओवरहेड्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर है एग्जामिनर क्या लिख रहा है, टोटल लेबर ओवर यूटिलाइज ड्यूरिंग द मंथ 1 लाख। इसका मतलब ये जो 11 मिलियन हैं, ये जो 11 मिलियन हैं, ये 1 लाख पर कैलकुलेट हुए हैं, जबकि हमने जो अप्लाइड कैलकुलेशन की हुई है वो 1 लाख आवर पर नहीं किए हुए, हमने तो ये अप्लाइड एफओएच को 49,100 आवर पर कैलकुलेट किया हुआ है। क्योंकि एक्चुअल जो है, ये जो एक्चुअल 11 मिलियन है, ये 1 लाख आवर पर कैलकुलेट हुआ है। तो अब मुझे अंडर और ओवर के लिए एक नया वाला अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि हमारा भी 1 लाख घंटे पर हो। तो क्या करेंगे, हम न्यू अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहां पे कर लेते हैं न्यू अप्लाइड एफओएच। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पे कर लेते हैं जरा। तो न्यू अप्लाइड एफओएच एज पर 1 लाख आवर, 1 घंटे के ऊपर हम क्या करते हैं, नया एफओएच कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब लेबर आवर हमारे पास कितने हैं, लेबर आवर कितने हैं, 1 लाख, 1 लाख लेबर आवर है। ठीक है जी, ये लेबर आवर हो गए 1 लाख। और 1 घंटे के अप्लाइड ओवरहेड का रेट क्या है, ₹120 पर डायरेक्ट लेबर आवर।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे 120, तो ये 120 रुपीज़ 120 पर लेबर आवर है। इसका मतलब अप्लाइड एफर्ट कितना आया, 12 मिलियन, 12 मिलियन आया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू 1 लाख आवर 12 मिलियन का खर्चा होना चाहिए था, पर हकीकत में खर्चा कितना हुआ, 11 मिलियन का हुआ। इसका मतलब अंडर अप्लाइड हुआ या ओवर अप्लाइड होगा, तो दैट इज दी ओवर अप्लाइड। तो ओवर अप्लाइड की एंट्री क्या होगी, ओवर अप्लाइड में खर्चा ज़्यादा लिख दिया, खर्चा कम करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देंगे। तो 12 मिलियन में से 1 मिलियन माइनस 11 मिलियन माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाएगी 1 मिलियन से। तो 1 मिलियन से कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाएगी और हमारा एफओएच कंट्रोल होगा, वो हो जाएगा डेबिट बाय 1 मिलियन। तो ये एक अंडर ओवर अप्लाइड की ज़रा बेहतरीन सी कैलकुलेशन थी, ज़रा इसको एग्जाम में लाजमी देकर जाइएगा, क्योंकि एक नॉर्मल केस नहीं है, एक नॉर्मल से थोड़ा सा हट कर केस है। और सारा काम किस बंदे ने, किसने ख़राब किया, ये इस 1 लाख ने, इस वाली स्टेटमेंट ने अंडर ओवर अप्लाइड की सारी गेम ख़राब कर दी। ठीक है जी। तो अगर ये ना लिखा होता तो हम समझते जो 11 मिलियन आया तो बस इन्हीं घंटों का 11 मिलियन है। तो फिर हम सिंपल ये करते जैसे हमने पीछे सवाल में किया था, अप्लाइड ये, एक्चुअल ये, दोनों के डिफरेंस है अंडर ओवर ये। डन बच्चों। अच्छा जी, ये अंडर ओवर की हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब लास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो हमारे पास फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब जॉब कंप्लीट होगी। जॉब कौन सी कंप्लीट हुई है हमारे पास, ये वाला जॉब F1 वाज इन प्रोसेस, ये तो प्रोसेस में, इसका तो कुछ नहीं करेंगे। तो जॉब F2 है जो कंप्लीट हुई है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो F2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट की एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड डेबिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जॉब F2 वाज कंप्लीटेड। एंट्री नंबर 9, जॉब F2 कंप्लीटेड। जॉब कंप्लीट हो गई और जॉब कंप्लीट होने की एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ठीक है जी। अब फिनिश गुड में क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस में क्या होगा, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफओएच। ठीक है, ये तीनों के तीनों मुझे रिकॉर्ड करनी है। तो कौन कौन सी एंट्रीज में आ जाएगी, मटेरियल किधर गया, F1 का। तो F1 का मटेरियल मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, F2 का एक ये आ जाएगा 2592 और लेबर में आ जाएगा हमारे पास ये वाला 8640 और अप्लाइड एफओएच आ जाएगा उसके बाद। ठीक है जी। और अप्लाइड एफओएच किधर गया, मेरे पास ये वाला आ गया 2592। ठीक है, ये तीन हमारे पास आ जाएंगे, तीनों को लिख लेते हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, तो मटेरियल मेरे पास आ जाएगा 2592, लेबर आ जाएगा हमारे पास 8640 और अप्लाइड एफओएच आ जाएगा 2592, यही था शायद मेरे ख्याल से, 2592। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर बनेगा 13824,000 और यहाँ पर आ जाएगा 13824,000। ये आगे बच्चों हमारे पास जॉब कंप्लीटेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, शिप टू कस्टमर कर देंगे, शिप टू कस्टमर कर देंगे अब हम। ठीक है जी। एंट्री नंबर 10 आ गई। शिप टू कस्टमर आ गया हमारे पास। ठीक है जी। या कस्टमर को शिप करेंगे तो इसका मतलब जो फिनिश गुड डेबिट हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी, फिनिश गुड क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री लिख लेते हैं, जो फिनिश गुड डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी और फिनिश गुड जो है ये हमारी हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा जी, किस अमाउंट से होगी वो लिख लेते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो फिनिश गुड डेबिट होगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना लिखी होती तो 13824 से ही मैं फिनिश गुड को क्रेडिट करता, लेकिन यहाँ पर एक मसला आ गया। मसला ये आया, वो जो जॉब F2 कंप्लीट हुई, ठीक है, और जब वर सेंट टू वेयर हाउस ड्यूरिंग द डिलीवर टू कस्टमर 500 यूनिट वर डैमेज, हुआ क्या, 500 यूनिट डैमेज हो गए
जिनकी जो NRV है वो कॉस्ट के 50% पर आ गई। तो अब मुझे इसका भी ख्याल रखना है, यानी कि ये जो फिनिश गुड है कॉस्ट 13824, अब ये नहीं हुए, इसमें से 500 यूनिट डैमेज हो चुके हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो मेरे पास जो फिनिश गुड आई, ये फिनिश गुड कितने यूनिट्स की आई, वो यूनिट्स देख लेते हैं ज़रा। 3600, ये जो कॉस्ट नज़र आ रही है ये तो 3600 यूनिट्स की है, ठीक है। 3600 यूनिट हमने बनाए थे, जब कस्टमर को डिलीवर कर रहे थे तो 500 यूनिट तो डैमेज हो गए। इसका मतलब ये हुआ शिप टू कस्टमर, कस्टमर को फिर कितने यूनिट भिजवाए होंगे, इसका मतलब टोटल यूनिट हमारे पास 3600 थे, माइनस 500 यूनिट जो है ये फिनिश गुड थे, 500 यूनिट तो हो गए डैमेज। कस्टमर को फिर कितने भिजवाए होंगे, 3100 यूनिट्स भिजवाए होंगे। इसका मतलब ये जो फिनिश गुड कस्टमर को भिजवाए होंगे ये तो 3100 होंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो रेट क्या होगा, ये जो रेट क्या होगा, इसका मतलब जो 3600 यूनिट बनाए वो तो इतनी कॉस्ट कर गया, ये जो 3600 यूनिट्स हमने बनाए ये तो इतनी कॉस्ट वाले बनाए। और अगर यहाँ से मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँ, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। टोटल कॉस्ट कितनी है 13824,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितने हैं 3600, तो कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ जाएगा 3840। इसका मतलब एक यूनिट जो है वो 3840 का कॉस्ट पड़ी थी। तो अब मैं 3100 यूनिट्स कस्टमर को भिजवा रहा हूँ और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 3840, ठीक है नी। अच्छा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3840। तो इतनी कॉस्ट वाली जो गुड्स है ये कस्टमर को हमने डिलीवर करवाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 11904000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 11904000, ठीक है। ये तो हमने कर लिया जो फिनिश गुड थी। अब ये जो 500 यूनिट की जो NRV है ना, अब इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड, ये 500 यूनिट जो है ये सारे के सारे अगर डैमेज हो जाते तो सीधा 500 यूनिट की कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाता। तो सिंपल मेरी एंट्री ये होती, फिनिश गुड्स आया हो गए तो फिनिश गुड क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बाय 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3840, क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट ये है। मसला ये 500 के 500 यूनिट ज़ाया नहीं हुए, ये 500 के 500 यूनिट जो है इनकी NRV मार्केट में जो वैल्यू थी ना अभी भी 50% ऑफ कॉस्ट की बराबर वैल्यू है। इसका मतलब 100% लॉस नहीं हुआ, 50% लॉस हुआ। तो कुछ लॉस जो 50% लॉस हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊंगा, बाकी डैमेज गुड को प्रॉफिट एंड लॉस को 50% कर दूंगा, बाकी डैमेज गुड जो है वो NRV वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो ये बनेगी। इसका मतलब 500 यूनिट की एंट्री क्या होगी जो डैमेज हुए, इसका मतलब फिनिश गुड्स जो हमारे पास F02 वाले थे, F02 वाले थे वो कितने यूनिट डैमेज हो गए थे, 500 यूनिट डैमेज हो गए थे। और कॉस्ट पर यूनिट अभी हमने कैलकुलेट की, ये कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की है 3840। एक यूनिट कितनी कॉस्ट का था 3840, इसका मतलब टोटल फिनिश गुड कितनी कॉस्ट की ज़ाया हो गई 1920,000 डन। अब ये 1920,000 इसमें से दो रास्ते निकले, 50% तो NRV आ गई और इसका 50% जो है प्योर लॉस हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दूंगा, ठीक है नी। तो डेबिट कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस 50%, तो 1920 का 50% करेंगे तो आंसर आ जाएगा 960,000। तो ये आ जाएगा 960,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस में 50% चले गया ये वाला, और 50% जो NRV है वो लिख लेंगे डैमेज गुड्स, डैमेज गुड्स के नाम से, कितना 960,000, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान करवा दें, शुरू से हमने क्या क्या किया। इस क्वेश्चन में पहली वैरायटी ये थी कि रॉ मटेरियल परचेज गिवन नहीं था, तो हमने एंट्री तो लिख ली पर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। रिकॉर्डिंग करने के लिए मटेरियल इशू का सहारा लिया, तो मटेरियल इशू से जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आई वो रॉ मटेरियल इशूड आई,
तो इशूड को हमने इस इक्वेशन में लिखा, तो यहाँ से हमने बैलेंसिंग ये रॉ मटेरियल परचेज फाइंड कर लिया और फिर रॉ मटेरियल परचेज को हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर लेबर की एंट्री में रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल आया, चार्जिंग ऑफ पेरोल आया, पेमेंट ऑफ पेरोल आया, उसको लिख लिया। और उसके बाद हमारे पास अप्लाइड एफर्ट आ गया। अप्लाइड एफर्ट में हमने एक नई वैरायटी सीखी। ये जो अप्लाइड एफर्ट आया ये तो 1 लाख घंटे का नहीं आया, 49,100 आवर का आया। तो इसका मतलब हमने एक्चुअल आवर 1 मिलियन, ये जो 1 मिलियन है ये 1 लाख घंटे के ऊपर था, लेकिन जबकि हमारा अप्लाइड एफर्ट 1 लाख पर नहीं था, वो तो सिंपल 49,000 पर था। तो हमने एक नया वाला अप्लाइड एफर्ट निकाला, क्योंकि एक्चुअल 1 लाख आवर पर था, हमने नया वाला अप्लाइड एफर्ट भी 1 लाख घंटे पर कैलकुलेट किया, जो कि 12 मिलियन बना। 12 मिलियन 11 मिलियन का मुकाबला करवाया, तो हमारे पास ये आया, ओवर अप्लाइड आया। तो ओवर अप्लाइड की एंट्री लिख ली। फिर जॉब 2 कंप्लीट हो गई, तो कंप्लीट की हमने एंट्री कर ली, ठीक है जी। और उसके बाद 50% 500 यूनिट डैमेज थे, तो टोटल यूनिट 3600 हमने बनाए थे, उसमें से 500 डैमेज हुए, तो कस्टमर को तो 3100 यूनिट भिजवाए, तो 3100 यूनिट लिख लिया। और एक यूनिट की कॉस्ट क्या थी वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, इसको इससे डिवाइड करके 3840, और यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। और वो जो 50 यूनिट डैमेज हो गए थे उनमें 2 मसले थे, 50% प्योर लॉस हो गया, 50% एनआरवी आ गया। तो प्रॉफिट और लॉस डेबिट और डैमेज गुड डेबिट और फिनिश गुड 500 यूनिट से क्रेडिट कर दिया। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था। होप्स आपको समझ आई होगी। अगर समझ आ गई तो कमेंट्स कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि फ़ायदा हो जाए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।